हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सही विकल्प। ऐसे 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षक की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी पूरी पुस्तक के हैं, जो सभी हैं जो आईएमपी बहु विकल्प हैं जो आपके सामने है। तो जल्दी से आपको यह वीडियो को आपके अन्य दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि आपके अन्य सभी साथी इस वीडियो को देख सकें और इन विकल्पों को याद कर सकें। चलिए तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की स्थापना की थी वो आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा, 4 ऑप्शन है: हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बूर्बो वंश या फिर जारशाही। तो आपने पढ़ा है बूर्बो वंश। बूर्बो वंश ने है जो वियना कांग्रेस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखो, जालवेरियन। जालवेरियन कैसी संस्था थी? कौन है जालवेरियन? जालवेरियन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी है विद्वानों की, ऑप्शन डी है पादरी एवं सामंतों की। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालवेरियन है जो यह व्यापारियों की संस्था थी। किनकी संस्था थी? व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखो, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर ईरान। तो कौन था इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो सही आंसर आपका प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। आगे देखो, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी सी हंगरी, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन है जो यह हुआ था हमारा इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अब हम देखते हैं गांधी जी दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ हुई थी? किस तिथि को आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए 12 जनवरी 1930 को, ऑप्शन बी है 12 फरवरी 1930 को, ऑप्शन सी है 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930। तो गांधी जी दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ हुई थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? कब की थी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत? आप कहेंगे सर 1 मार्च 1920 को, या फिर 1 मई 1920 को, या फिर 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 1920। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त। बच्चा 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को। याद रखना कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को। आगे देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका संस्थापक पूछा है, तो संस्थापक किसे माना है? आप कहेंगे सर ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताते हैं, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट कौन सा एक्ट है? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट 4 ऑप्शन है: डलहौजी, कैनिंग, लिटन ने या फिर रिपन ने। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिटन ने। लिटन ने है जो आर्म्स एक्ट लागू किया था। किसने किया था? आर्म्स एक्ट। याद रखना लिटन ने आर्म्स एक्ट लागू किया था। अगला देखते हैं रूलेट एक्ट। अगला क्या है? रूलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रूलेट एक्ट है जो क्यों पारित किया गया? 2 ऑप्शन दो: क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए या फिर सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उन पर अंकुश लगाने के लिए रूलेट एक्ट है जो पारित किया गया था। ऑप्शन ए 10 का सी, 10 का नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी बताओ जल्दी बच्चा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी। किसने लिखी है? आप कहेंगे सर महात्मा गांधी जी, बापू जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, महात्मा गांधी। जनरल डायर का संबंध किस घटना से है? जनरल डायर, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट या जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी लगा दो, सी लगा दो। जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो जनरल डायर से संबंध, जनरल डायर ने गोली मारी थी। ठीक है।
अब आगे देखो, बरदौली सत्याग्रह का संबंध किससे? बरदौली सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह का संबंध किससे? जवाहरलाल नेहरू से, सुभाष चंद्र बोस से, महात्मा गांधी या फिर वल्लभ भाई पटेल से? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल है जो बरदौली सत्याग्रह से संबंधित है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? कौन सी? भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। कब हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी। फिर आगे देखो, गिरमिटिया। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को। किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब अगला बता, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी ओपेक, ऑप्शन डी है यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद, कब? द्वितीय महायुद्ध के बाद बच्चा है जो इसका यूरोपीय संघ का स्थापना की गई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी जिसका उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया था। ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का डी हो जाएगा। अगला देखो, 17वां क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? किस मार्ग से? क्या पूछा है? किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो कौन सा मार्ग है? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन डी उत्तर पथ, ऑप्शन डी दक्षिण पथ। तो आपका सही आंसर है रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग है जो इसका सही आंसर है। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फिर चीनी क्रांति? तो आपका सही आंसर है बच्चा औद्योगिक क्रांति। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के स्वरूप के बाद ही जो विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के बाद। ठीक है। अगला देखो, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट, तो यह है जो 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में आरंभ हुआ था। 19 का सी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं 20वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी रसायन उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी है लौह इस्पात उद्योग। तो हमारा है जो बताओ विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर डी। एक बार आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो एक बार जल्दी से कर दें। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो, क्योंकि हम आज आपके लिए बता रहे हैं सामाजिक विज्ञान के IMP विकल्प, तो इसलिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला देखो, विश्व में ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा पूछा? ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्रिटेन, जापान, अमेरिका या फिर CIS? तो आप कहेंगे सर अमेरिका है। अमेरिका है जो यह ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? यह ऑप्शन नंबर बी 1854 में पहली है जो कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सूरत बंदरगाह है जो यह है आपका किस राज्य में स्थित बताना है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो किस में स्थित है? तो यह है जो हमारा गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 23 का डी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे 24वां प्रश्न देखो जल्दी से। 24वां प्रश्न, देश का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला लौह इस्पात संयंत्र है जो यह है जो कहाँ पर स्थापित किया गया? मछलीपट्टनम या फिर कोलकाता, मुंबई या फिर जमशेदपुर? हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में इसका स्थापना की गई। फिर क्या है, जेम्स वाट ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया? टी पॉल या फिर हेनरी पातलू, जेम्स हरग्रीव्स या फिर न्यूकॉम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूकॉमन की बनाए गए जेम्स वाट में सुधार किया था। ऑप्शन नंबर डी। अब अभी तक हमने जो 25 क्वेश्चन दिए, इनके आंसर आपको नीचे इस तालिका में उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको याद भी करना जिनके नहीं है, बाकी हम तो आपको बता ही रहे हैं। अब देखो 26वां क्वेश्चन देखो, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाला व्यवसायी थे। कौन थे? नंबर 1 है द्वारकानाथ, ऑप्शन बी है सेठ हुकुमचंद, ऑप्शन सी जमशेद जी जीजाभाई, ऑप्शन डी है भाई भोसले। तो कौन से कोलकाता में पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे? वे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी सेठ हुकुमचंद। कौन थे? सेठ हुकुमचंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? ऑप्शन ए लोहे उद्योग, कृषि उद्योग, जूट उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग? औद्योगिक क्रांति
क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वस्त्र उद्योग के द्वारा, वस्त्र उद्योग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग हैं जो, इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अच्छा, तो ये बताओ रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो रूसो व्यक्ति हैं जो, रूसो है जो, यह कहाँ का दार्शनिक था? रूसो था, यह फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 30वां क्वेश्चन देखो, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों के द्वारा प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार या फिर सुलभ समाचार। क्या था? सुलभ समाचार। तो इनमें से बताओ कौन सा था जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है? तो बंगाल गजट, बंगाल गजट है जो यह भारतीयों के द्वारा प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर ऑप्शन ए समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिक या फिर धर्म सुधारक। तो जो बच्चों मार्टिन लूथर थे, मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे, धर्म सुधारक थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? कहाँ, किसकी मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका। तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, चीन है जो, चीन में है जो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। आगे देखो, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आपको याद होगा, कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ पता है? चीन में। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीनीकरण योग्य, प्रवाह, अनवीकरण योग्य या फिर जैव। तो लौह अयस्क है जो, यह है जो ऑप्शन डी अनवीकरणीय योग्य है। कौन सा है? अनवीकरणीय योग्य है। अच्छा, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखो 35वां प्रश्न क्या है? ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या फिर अचक्रीय। तो ज्वारी ऊर्जा है जो, यह किस प्रकार का संसाधन है? यह है बच्चों ऑप्शन ए पुनः पूर्ति योग्य है। कैसा है? पुनः पूर्ति योग्य है। अगला देखो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर बी अधिक सिंचाई। क्या था? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई है जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? कैसी? सीढ़ीदार सोपानी। सीढ़ीदार सोपानी खेती किस में की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तरांचल। तो यह है जो कहाँ पर की जाती है? उत्तरांचल में। उत्तरांचल में ऐसी सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, अगला बताओ, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? अच्छा, ये बताना हमें भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या फिर झारखंड। इनमें से बताओ कौन सा है? आप कहेंगे सर कर्नाटक लगा दो। बिल्कुल कर्नाटक लगा दो, कर्नाटक हमारा सही आंसर है। ऐसा ही आपको आगे बताना है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा या फिर मैग्नीज। तो इनमें से बताना है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा है। आप कहेंगे सर और लोहा है, लोहे को उद्योगों खनिज की जननी कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला बताओ, तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष? सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन में या फिर हिमालयी वन में या फिर मैग्रोव वन में या फिर उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन में। तो सुंदरी वृक्ष है जो, यह पाया जाता है मैग्रोव वन में। कहाँ पर पाया जाता है? मैग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर सी, मैग्रोव वन में है जो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। अगला देखो 41वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। भारतीय सिंह मतलब शेर, शेरों का प्राकृतिक आवास क्या है? गुजरात व गिरी क्षेत्र। ऑप्शन बी असम का काजीरंगा वन्य क्षेत्र। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। ऑप्शन डी है नीलगिरी वन क्षेत्र। तो आपका आंसर है भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात का गिरी क्षेत्र। गुजरात का गिरी क्षेत्र जो यह है भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास है। अच्छा, नर्मदा सागर परियोजना में किस राज्य का वन्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो किसका है जो वन्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश का हो रहा है, मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, शांति घाटी का संबंध किस राज्य से है? शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो बच्चों शांत घाटी है जो, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप कहेंगे सर केरल, बिल्कुल सही आंसर। जिन
बच्चों का आंसर केरल आ रहा है, वो बहुत ही सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शांत घाटी है जो केरल से संबंधित है। अगला देखो, देश और औसत, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर या फिर 175 सेंटीमीटर। तो देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 114 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 114 सेंटीमीटर। अच्छा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड परियोजना गंगा नदी, यमुना नदी, महानदी, नर्मदा नदी। तो हीराकुंड परियोजना आपने पढ़ा होगा, याद है आपको, यह हमने बताया था। हीराकुंड परियोजना यह बनाई जाती है अपनी कौन सी पे? महानदी। कौन सी नदी पर? महानदी है जो उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना बनाई गई। ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर, नर्मदा, ताप्ती या फिर महानदी। तो बंगाल का शोक है जो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आगे बताओ, सरदार सरोवर बांध, कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी, दामोदर नदी, रिहंद नदी और चंबल नदी। तो सरदार सरोवर बांध किस पर हो सकता है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए। निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? पीला सोना, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पीला सोना किसे कहा जाता है? कौन सी फसल को? गेहूं, सोयाबीन, चना या फिर मक्का। आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन है जो बच्चों, सोयाबीन को पीला सोना कहते हैं। सोयाबीन को क्या कहते हैं? पीला सोना। सोयाबीन को क्या कहते हैं? पीला सोना कहा जाता है। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, लेकिन निम्न में से क्या कहलाती हैं? जो ऐसी फसलें बताना है जो कब बन जाती हैं? वर्षा ऋतु के आरंभ में, यानी वर्षा का मौसम जब शुरू होता है तब हम कहते हैं। कौन सी फसल कहलाती है? आप कहेंगे सर खरीफ की फसल कहलाती हैं। कौन सी फसल कहलाती है? खरीफ की फसल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अब बताओ, निम्न में ऐसी कौन सी फसल है जो रबी की फसल है जो क्या हो जाएगी? चावल, चना, मोटे अनाज या फिर कपास। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चना, गेहूं, चना है जो ये सब क्या कहलाती हैं? हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। कौन सी फसलें कहलाती हैं? रबी की फसलें। अब बच्चों, अभी हमने 1 से 25 तक के आंसर देखे थे। अब आपके सामने हैं 26 से 50 तक के आंसर। आपको इनको एक बार देख लेना है और अच्छे से विकल्प 50 तक याद कर लेने हैं। अब हम देखते हैं 91 नंबर पर आते हैं। चलिए, तो 91वां क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल बताओ जल्दी से। खरीफ की फसल कौन सी फसल कहलाती है? जो वर्षा के आगमन पर बोई जाती हैं, आगमन पर बोई जाती हैं। तो आगमन पर कौन सी बोई जाती है? धान। वर्षा ऋतु के आगमन पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग कौन सा है? जूते की दुकान, राशन की दुकान, किराने की दुकान या फिर सोने चांदी की दुकान। कौन सा सार्वजनिक वितरण? तो सार्वजनिक वितरण की दुकान है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राशन की दुकान है जो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला देखो, 53वां क्वेश्चन क्या है? लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है। लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध किससे है? महिलाओं से, पुरुषों से, गरीबों से या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गरीबों से है जो लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है। बच्चों, आपको एक ऐसा लक्ष्य रखना है कि हम पूरा वीडियो देखेंगे और पूरे विकल्प बिल्कुल याद करके ही जाएं, क्योंकि हमारा 10वीं है और बिल्कुल बहुत ही कम समय बचे हैं। यदि हम अब नहीं पढ़ पाएंगे तो हम अच्छे से फर्स्ट नहीं कर पाएंगे और आपका पास होने की भी नौबत आ सकती है। आपको बिल्कुल ये याद करके ही जाना है। आपको लक्ष्य बनाना है कि हम पूरा वीडियो देखेंगे और पूरे जो भी जितने भी हम विकल्प बताएंगे आपको वो याद करके ही जाना है। अगला देखो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ है। कब हुआ था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम? यह हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। तेल पेट्रोलियम का भंडार है, तेल पेट्रोलियम का भंडार है बॉम्बे हाई में, दिल्ली में, चेन्नई में या फिर दार्जिलिंग में। तो तेल पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पर है? बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर? ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो सौर ऊर्जा तो परंपरागत स्रोत है। पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, केरोसिन नहीं है। तो स्रोत नहीं है, क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा है जो कैसा है? यह है जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है। अगला देखो, CFS का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो, फिर एस से क्या बनेगा? कार्बन। क्लोरोफ्लोरो CFC होना चाहिए। क्या था? होना चाहिए था CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोरो कार्बन। ठीक है। आगे देखो, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है।
क्या लिखा है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है, ऑप्शन ए पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत, पेट्रोल डीजल केरोसिन कैसे अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार उपलब्ध कराती है, स्टील को बाजार उपलब्ध कराती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल। सेल है जो एजेंसी है जो यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार प्रदान करती है। आगे देखो, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है। तो भारत लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी या फिर विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग। तो इसका बताना है भारत में सबसे पहले इस्पात स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा लौह इस्पात कंपनी। टाटा लौह इस्पात कंपनी है जो यह सबसे पहले स्थापित की गई कंपनी है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। सीमेंट जो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग कौन सा है, ऑप्शन ए चीनी। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने पर किसका उद्योग करते हैं, आप कहें सर खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग हो जाएगा छोटे पैमाने पर। निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं। कहाँ पर जुड़े, पूर्वी पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलचर और पोरबंदर। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। तो कौन सा घटाता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी पाइपलाइन। पाइपलाइन है जो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर से नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इनमें से आपका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतया स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण संरक्षित है। तो आपका सही आंसर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या फिर वायु परिवहन। आपका सही आंसर है सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। कौन सा शब्द दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है समानता व भाईचारा, ऑप्शन नंबर बी, समानता या फिर भाईचारा। ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखते हैं 71वां क्वेश्चन। 71वां क्वेश्चन देखो, 71वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका बेल्जियम। बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम में। केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है। आप कहेंगे सर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। चलिए तो देखते हैं 71वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम में है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय, स्वयं की संस्थाएं और केंद्र, तीनों है जो इसका निपटारा करती हैं। भारत में शासन है, किसका शासन है भारत में, संघात्मक शासन है। भारत में क्या शासन है, संघात्मक शासन है। अगला देखो, भारत में शासन का तीसरा स्तर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायत। पंचायत है जो तीसरा स्तर है। दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो यह 20 देशों में है। संघात्मक शासन व्यवस्था किस देशों में है, 20 देशों में है। अब आपके 51 से 75 तक के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 76वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई हैं, ऑप्शन नंबर डी, संघीय संसद को सौंपी गई हैं। समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। तो केवल राज्य, केवल संघ, राज्य और संघ या फिर इनमें से कोई। समवर्ती सूची में लिखे विषय का, तो समवर्ती सूची में केवल है जो राज्य और संघ दोनों का है। राज्य और संघ दोनों का अधिकार है। वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार का सरकार है। वर्तमान में जो बेल्जियम है जो यह है किस प्रकार का सरकार है, संघात्मक
संघात्मक सरकार है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? किस देश की सरकार है जो एकात्मक है? आप कहेंगे सर श्रीलंका। श्रीलंका देश की सरकार है जो एकात्मक है। सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत है जो यह है जो अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है? तो भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है? ऑप्शन ए सरकार के गठन, जातियों का प्रतिनिधन, ये तो नहीं दिखाई देता है। अगला देखिए, जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश, ये भी नहीं। उम्मीदवार को चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से, ठीक है, या फिर उपरोक्त उपयोगिता भी। तो यह जो सभी हैं, इनके सभी है जो इसकी आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर बनेगा। अगला देखो, नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता है? ऑप्शन ए पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों पर, पुरुष एवं स्त्री के समान अधिकारों पर। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं, कौन है? ऑप्शन ए केंद्र के पास, केंद्र के पास हैं। अगला देखो, पंचायती राज्य विषय है। पंचायती राज्य विषय कितने किस सूची में है? तो पंचायती राज्य है जो यह आपकी राज्य की सूची में है। कब कहाँ पर है? राज्य की सूची है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, कौन सा? प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, साम्यवादी या फिर तानाशाही? तो भारत है जो यह कौन सा सबसे बड़ा देश है? आपका आंसर प्रजातांत्रिक है। ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक। भारत एक स्वतंत्र देश कब बना था? तो यह 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र देश बना था। कब बना था? 15 अगस्त 1947 को। अगला देखो, भारत का संविधान कैसा है? लिखित, मौखिक या फिर लिखित और मौखिक दोनों? तो कैसा है? आपका आंसर यह है जो लिखित संविधान है, भारत का संविधान है लिखित। ठीक है। अगला देखो, आपातकाल भारत में कब लागू हुआ था? तो यह है जो 72 से 74। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 75 से 77 है जो ये लागू हुआ था। कब हुआ था भारत में आपातकाल? 1975 से 77 के बीच में लागू हुआ था। भारत में प्रजातंत्र का कैसा प्रकार है? भारत में प्रजातंत्र है जो यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों या फिर सभी? तो भारत में प्रजातंत्र है जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। कैसा है? प्रत्यक्ष। मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला पहला देश मध्य प्रदेश है। कौन सा है पहला राज्य? मध्य प्रदेश। पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला देखो, 91वां क्वेश्चन। 91वां क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम किस राज्य की मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल। केरल की जो सबसे कम मृत्यु दर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 92वां क्वेश्चन देखो, केरल की मृत्यु दर कम होने का क्या कारण है? तो केरल की मृत्यु दर कम होने का कारण है बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। आपको वीडियो को आखिरी तक बने रहना, आपको पूरे है जो विकल्प आईएमपी क्वेश्चन है, जो आईएमपी विकल्प आपको बताए जा रहे हैं। अगला देखो, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है? भारत जो मानव विकास की किस श्रेणी में आता है? या मध्यम श्रेणी में आता है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होती हैं। अगला देखो, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था? आपके आंसर रूस में है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग से। किससे है? सभी वर्ग से संबंधित है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग देखो जो 51 में स्थापना की गई थी वो पंचवर्षीय योजनाओं की थी। किसकी थी? पंचवर्षीय योजनाओं की। लेकिन नीति आयोग है जो 2015 में स्थापना की गई है। कब की गई है कि 2015 में। ठीक है, 2015 में। तो यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बीमा। किस क्षेत्र की तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को। स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण संबंधित अधिकतम निर्णय लिए जाते हैं। तो किस में लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। अगला देखो, 102 ऋण की औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो कौन सा है जो ऋण की औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? आपका कहेंगे ऑप्शन नंबर सी नियोक्ता। नियोक्ता है जो ऋण की औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर सी मुद्रा है जो विनिमय का सबसे उत्तम माध्यम है। अगला देखते हैं
बस आपके लिए कुछ ही और क्वेश्चन बचे हैं, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड किससे प्रसिद्ध है? क्रेडिट कार्ड है जो ऑप्शन है प्लास्टिक मुद्रा से, प्लास्टिक मुद्रा से। एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का अर्थ है ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं 4। कितने होते हैं? 4 मुख्य अंग होते हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी नहीं है? पार्ले। कौन सी नहीं है? पार्ले है जो यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है बाजार उत्पाद कॉल सेंटर या फिर इनमें से नहीं? ग्राहक सेवा के लिए कॉल सेंटर प्रयुक्त किया जाता है। दूरसंचार सुविधा नहीं है, टेलीफोन, संवाद, फैक्स या फिर मोबाइल फोन। दूर संचार सुविधा नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी संवाद। संवाद है जो यह दूर संचार सुविधा नहीं है। ठीक है, अगला देखो, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है कहाँ पर? अमेरिका का, अमेरिका का। उदारीकरण का तात्पर्य है, उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? उदारीकरण अर्थव्यवस्था की मुक्ति, अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला संस्थान कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी। अब आपके 75 से 112 तक के सारे आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके पूरे ये विकल्प है जो कंप्लीट हो गए। अब आपने अभी तक जितने विकल्प किए वो तो आपको याद करना ही, और यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी विकल्प नहीं किए हैं तो जो हमने अभी आपको बताए 112 विकल्प बताए हैं, इनको आपको याद करके जाना है। तो सारे विकल्प आपको यहाँ से फंस जाएंगे। एक आध दो विकल्प हो सकता है जो ना फंसे, लेकिन बाकी यहाँ से आप पूरे फंस सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है। यदि आपके 6 नंबर के विकल्प आ रहे हैं तो 5 नंबर के यहाँ से फंस सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे विकल्प आपको याद करना है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है।